देखी हैं। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा चैप्टर जो कि किरण प्रकाशिकी के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 चैप्टर होते हैं, उनमें एक होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है किरण प्रकाशिकी और तीसरा होता है तरंग प्रकाशिकी। इन तीनों का वेटेज जो एमपी बोर्ड में है वो 18 नंबर का है, यानी सबसे ज़्यादा का है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 18 नंबर हम लेकर आ जाएंगे। और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनकी उम्मीद होती है कि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। तो हम आज किरण प्रकाशिकी का पार्ट 2 जो है वो हम उसके कुछ खास क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना क्या क्या है। एक पढ़ना है दर्पण समीकरण, दूसरा समझना है हमें रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, मिरर इक्वेशन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन जिसको इंग्लिश में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और वास्तविक और आभासी गहराई और अपवर्तनांक में संबंध, रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ के बीच में जो रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, उसका डेरिवेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण समीकरण की। दर्पण समीकरण को समझने से पहले आप सब जानते हैं कि आपने परावर्तन छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है। परावर्तन का मतलब प्रकाश की किरण जब किसी चमकदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको परावर्तन कहते हैं। परावर्तन छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा समतल दर्पण से परावर्तन। 12th में हमारा गोलीय दर्पण से परावर्तन है, जिसका कुछ हिस्सा आपने 10th में पढ़ा है। गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। गोलीय दर्पण वो दर्पण जिसमें एक कांच के गोले को काट के और उसके एक फलक पर पॉलिश कर दी जाती है तो दूसरा फलक उसका प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। आप जानते हैं कि वो 2 तरह के होते हैं कि एक अवतल गोलीय दर्पण और एक उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसमें 3 चीजें होती हैं, एक U, एक V और एक F। U का मतलब आप जानते हैं वो होता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। V का मतलब होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और स्मॉल f का मतलब होता है फोकस दूरी। प्रश्न ये आएगा कि दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए, या ये आ सकता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और उसकी फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। U, V और F में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए, जब गोलीय दर्पण से, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये अवतल गोलीय दर्पण है। अवतल दर्पण वो होता है जिसके कांच के खोखले गोले को ऊपर से आप काट दें, एक बॉल हो, बॉल के ऊपरी हिस्से को जब आप काटेंगे तो एक उथली कटोरी आपको मिल जाएगी। उस कटोरी के उठे हुए हिस्से पर यदि पॉलिश की जाए तो अंदर वाला हिस्सा प्रकाश का परावर्तन करता है, ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में अभी पढ़ने का समय नहीं है। हालांकि 10th में आपको बताया जा चुका है कि जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। मैं वही दूसरी स्थिति को यहां लिया हूं। तो यहां हमारे पास एक दर्पण है जिसका ध्रुव P है, इसके सामने एक AB वस्तु रखी हुई है। नियम यह है प्रतिबिंब बनने का कि मुख्य अक्ष के समान, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। PA क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। F is called the focus, C is the center of curvature, AB is the object and A dash B dash is the image of the object। तो इस AB ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है C और F के बीच में। यदि वस्तु वक्रता केंद्र से बियॉन्ड रखी है, परे रखी है, तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है। कैसा बनता है? ये वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब बनता है छोटा, छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जो प्रतिबिंब छोटा बनेगा वो उल्टा, और वास्तविक जो उल्टा बनता है वो वास्तविक बनता है। दर्पण समीकरण ये है, 1/f = 1/v + 1/u। इसकी स्थापना हम करेंगे। ये u और v और f में संबंध है। तो पहली बात यह कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच या C से परे स्थित हो तो
मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। ये पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के टकराने के बाद फोकस से चली जाएगी। दूसरी बात कि वक्रता केंद्र C से जो प्रकाश की किरण जाती है वो लंबवत पड़ती है, इसलिए उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, इन्होंने B डैश पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, यानी AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। इसीलिए ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस डेरिवेशन की। डेरिवेशन में हम देख रहे हैं कि MPN हमने दर्पण का नाम दिया है, जिसमें AB मैंने जैसा कि आपको बताया वस्तु है, A डैश B डैश उसका प्रतिबिंब है। यहां से D से एक अभिलंब डाला गया है DQ। ध्रुव से अब एक चिन्ह परिपाटी होती है, उसे समझ लीजिएगा। दर्पणों में या लेंस में एक चिन्ह परिपाटी होती है, उसमें सारी दूरियां दर्पण में ध्रुव से नापी जाती हैं, और जितनी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाएंगी वो सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। आपतित किरण की दिशा में जितनी नापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं, जितनी ऊपर नापी जाती हैं वो धनात्मक होती हैं, जितनी नीचे नापी जाती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। इस आधार पर अवतल दर्पण में इस स्थिति में, जबकि वस्तु वक्रता केंद्र से बियॉन्ड प्लेस्ड है और उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बन रहा है, सारी दूरियां नेगेटिव होती हैं। वस्तु की दूरी ध्रुव से PA ये -u होगी, ये -u है। प्रतिबिंब यहां बन रहा है A डैश B डैश, तो PA डैश ये -v होगा। वक्रता त्रिज्या PC है, ये वक्रता केंद्र है, तो P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी, ये -r होगी। और फोकस दूरी P और F है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये भी नेगेटिव होती है। तो याद रखिए बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। तो ये बातें हमने यहां पहले जान ली। डेरिवेशन जब आप करेंगे तो इस चित्र को आप बनाएंगे। अब इस चित्र में आप देखें ये डेरिवेशन कैसे होगा कि यहां पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक है ABC, ऐसा है ABC, और दूसरा वाला है A डैश B डैश C। ये दोनों समरूप हैं। समरूप त्रिभुज उन्हें कहते हैं जिनके दो कोण बराबर हों। तो समरूप जब त्रिभुज हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये दोनों बराबर हो गए। ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इस समरूप है। ये जो निशान है वो समरूप का है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी AB के संगत भुजा दूसरे त्रिभुज में A डैश B डैश C में A डैश B है, तो AB अनुपात A डैश B डैश, AB बटे A डैश B डैश। यहां इसका आधार क्या है? CA। इसका आधार क्या है? CA डैश, तो CA अपॉन CA डैश या A डैश C। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमने ये लंब डाला था, इससे यहां पर एक त्रिभुज बन गया DQF, और दूसरा हमारा ट्राइंगल बना A डैश B डैश F। ये भी आपस में समरूप है, तो ये इसका लंब DQ अपॉन A डैश B डैश, आधार इसका QF और ये A डैश F, इनका अनुपात बराबर होगा। अब देखिए यहां आप देख रहे हो तो DQ और ये AB आमने सामने है, आयत के आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी। यानी हम इस DQ की जगह AB लिख सकते हैं, और ये हम मान लें कि P बिंदु और Q एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, यानी D जो है ध्रुव P के बहुत पास है, तो ये जो QF है ये PF के बराबर होगा। तो यहां जो हमारा QF है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? PF। तो हमारा ये वाला इक्वेशन हो जाएगा, हमने DQ की जगह लिखा AB और A डैश B डैश की QF की जगह हमने लिखा PF, तो हमारे पास DQ की जगह आ गया AB अपॉन A डैश B डैश और PF अपॉन A डैश F। ये हमारा हुआ समीकरण 2। अब
समीकरण 1 को देखिए, LHS में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है। यहां समीकरण 2 को देखिए, यहां ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, यानी दोनों समीकरणों के LHS आपस में बराबर है, तो RHS भी बराबर होंगे। इसका मतलब है ये और ये बराबर होंगे। हम ये लिख देंगे PF अपॉन ए डैश एफ बराबर CA अपॉन ए डैश सी। यह हमारा समीकरण 3 आ गया। अब एक्चुअली में हमारे पास जो दूरियां हैं वो केवल है PF फोकस दूरी, PA वस्तु की दूरी माइनस यू, PA डैश माइनस V और PC R। ये वाली दूरियां हमारे पास नहीं है, केवल इस इक्वेशन में केवल PF हमारे पास है। हम इन दूरियों को, चूंकि हम गणित जानते हैं, इस रूप में बदल लेंगे जिस रूप में दूरियां हमारे पास हैं। तो हम A डैश F को बदलेंगे। तो A डैश F यहां चित्र में देखिए, A डैश F इतना है। यदि हम PA डैश में से PF को घटा दें, PA डैश इतना है, PA डैश में से PF को माइनस कर दें तो A डैश F आ जाएगा। तो इस A डैश F की जगह हमने क्या लिख दिया? A डैश F की जगह ये आ गया हमारा PF माइनस PA डैश माइनस PF। यहां पर हमारे पास CA है, CA कहां चित्र में देखिए, ये CA है। यहां से लेके यहां तक PA में से यदि हम PC को घटा दें तो A डैश AC आ जाएगा। नीचे है A डैश C ये है, PC में से PA डैश को घटा दें तो ये आ जाएगा। तो ये इस रूप में हम बदल देंगे। अब हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिनके मान रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो PF की वैल्यू हमें पता है, वो माइनस F है। PA डैश की वैल्यू अपने को पता है, वो माइनस V है। PF यहां माइनस F है, PA माइनस U है, PC माइनस R है। ये सारी वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो इक्वेशन आएगा वो हमारे पास ये वैल्यू हमने बदली। दोबारा से स्लाइड में देखिए तो ये आया। अब PF की जगह हमने रखा माइनस F। ये दूरियां यहां लिखी हुई हैं, PA इज इक्वल टू माइनस यू, PA डैश माइनस V, PC इज इक्वल टू माइनस R, PF इज इक्वल टू माइनस F। जब हमने ये वैल्यू यहां पुट की तो PF की जगह आया माइनस F, ये PA डैश की जगह माइनस V, PF की जगह माइनस F, PA की जगह माइनस U, PC की जगह माइनस R, ये PC माइनस R, ये PA डैश माइनस V। अब देखिए ये दो माइनस है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस हो जाएगा। ये दो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये दो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ऊपर आएगा माइनस F, नीचे आएगा माइनस V प्लस F, माइनस U प्लस R, माइनस R प्लस V। अब क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, तिर्यक गुणा कर दीजिएगा। तो इस माइनस R का F में गुणा होगा तो प्लस RF आएगा, V का माइनस F में गुणा होगा माइनस VF आएगा, माइनस U का V में गुणा होगा UV, माइनस U का F में माइनस UF, R का माइनस V में RV, R का F में RF। अब इस RF से ये RF कैंसिल हो जाएगा, इस RF से ये RF हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये VF माइनस बचा, इस UF को यहां ले आइए प्लस का, RV को ले आइए, यहां UV को छोड़ दीजिए, बाकी सब यहां कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि R बराबर 2F होता है। R से मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या यूं कहें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो R बराबर 2F यहां रखेंगे तो यहां 2F भी आ जाएगा। 2F ये वाला माइनस है, इधर यहां ये माइनस है क्योंकि इधर माइनस VF था। तो 2FV में से माइनस VF घटेगा तो एक VF बचेगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा UV इज इक्वल टू UF प्लस VF। अब हम इसमें UVF का भाग दे देंगे तो यहां UV में UVF का बटे करा, UF में UVF, VF में UVF। इस UV से ये UV कैंसिल हो जाएगा, इस UF से ये U और F कैंसिल हो जाएगा, VF से V और F कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इसको कहते हैं हम
मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला। तो कई तरीके हैं उसको करने के। डायग्राम आपको सबसे पहले बनाना आना चाहिए और उसमें दो त्रिभुज बन जाते हैं जो समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात यदि आप बराबर कर देते हैं तो ये, और मान रख देते हैं चिन्ह परिपाटी के हिसाब से u v हैफ और r बराबर 2f रख दें तो ये आ जाता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रश्न ये आएगा कि गोलीय दर्पण के रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए एवं इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं। दर्पण में या लेंस में परिभाषा एक ही है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का या लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की जितनी ऊंचाई है अनुपात वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब माने इमेज, I/O इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन उसका एक और संबंध है, दर्पण में -v/u के बराबर होता है, रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर I बटे होता है, लेकिन दर्पण में वो होता है -v/u, लेंस में वो होता है v/u, उसमें माइनस का चिन्ह नहीं आता। तो परिभाषा को आप नोट करें, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं और वस्तु की लंबाई या ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है और वस्तु की ऊंचाई h है तो रेखीय आवर्धन परिभाषा क्या है? अनुपात। तो ऊपर क्या आ जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे क्या आ जाएगा? वस्तु की ऊंचाई। हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माना? h डैश, वस्तु की ऊंचाई को क्या माना? h। तो हमारे पास m बराबर आ जाएगा h डैश अपॉन h, और यह लिख सकते हैं m बराबर I/O, I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन निकालना है। तो ये डायग्राम नियमानुसार जो नियम होते हैं प्रतिबिंब रचना के 3, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना के 3 नियम हैं, उनमें से जो 6 स्थितियां हैं उनमें हम चित्र बनाते हैं, किरण आरेख बनाते हैं। केवल 2 नियम लागू होते हैं तो प्रतिबिंब बन जाता है। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है या फोकस से आती प्रतीत होती है। दूसरा नियम है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तीसरा, जो फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। चौथा, जो ध्रुव पर पड़ेगी वो परावर्तित हो जाएगी, आपतित किरण सीधी परावर्तित हो जाएगी। तो यहां उसी आधार पर चित्र बना है। एक किरण यहां से आई, ये P इसका ध्रुव है, MPN अवतल दर्पण है, ये परावर्तित किरण है। यहां एक वक्रता केंद्र से गई, उसी दिशा में वापस लौट गई, दोनों ने P डैश पे एक दूसरे को काटा तो A डैश B डैश प्रतिबिंब बन गया। अब सिंपल सी बात है, एक त्रिभुज यहां पर है ABP और एक त्रिभुज है A डैश B डैश P, ये दोनों समरूप हैं। यहाँ ये दोनों कोण बराबर है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, यहाँ ये 90 केंद्र समरूप है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हमने यहाँ त्रिभुज लिखा है ABP, ये बड़ा वाला ABP, इसका लंब यानी ये भुजा हो गई AB, इसका अनुपात किससे बनेगा? A डैश B डैश से। यहाँ क्या हो जाएगा? आधार PA और PA डैश। चूंकि हमें I/O निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? A डैश B डैश, तो यहां हम इसको पलट देंगे। आप पहले भी ऊपर इसको ले सकते हैं, तो फिर इसको आपको ऊपर लेना पड़ेगा। मैंने इसको AB को ऊपर ले लिया था, अब इसको आप पलट दीजिए क्योंकि I हमें ऊपर रखना है, M बराबर I/O होता है। तो A डैश B डैश अपॉन AB बराबर क्या हो जाएगा? PA अपॉन PA डैश अपॉन PA। ठीक है, तो अब चिन्ह परिपाटी से, जैसे कि मैं बात कर रहा था, चिन्ह परिपाटी में A डैश B डैश, यही है A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ये नीचे की ओर है तो ये नेगेटिव होगी -h डैश। AB ऊपर की तरफ है, ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं, नीचे नापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, दैट्स वाई ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये h डैश है माइनस का और ये प्लस का h है। PA वस्तु की दूरी है, ये नेगेटिव है। PA डैश
प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी नेगेटिव है। ध्रुव से वस्तु की दूरी -u, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी -v। ये वैल्यूज यहां रख देंगे हम, -h' बराबर -v -u। 3 माइनस हैं, 2 माइनस कट जाएंगे, 1 बचेगा, तो h' इज -v/u। परिभाषा हमने पढ़ी थी, h' को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन m, इसकी जगह m लिख दीजिए, m बराबर -v/u। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र है। तो ये तो हुआ रेखीय आवर्धन और गोलीय दर्पण का समीकरण। अब हम अपवर्तन की बात करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जिससे भली भांति आप परिचित हैं। अपवर्तन आपको जिस तरह से परावर्तन होता है वैसे ही अपवर्तन आपने पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। अपवर्तन का मतलब क्या होता है कि ये कांच का गुटका है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी वायु से कांच में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ये वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है, ये अभिलंब है। प्रकाश की किरण PQ आपतित किरण है, ये वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और कांच से वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है और ये निर्गत कोण है। तो अपवर्तन की परिभाषा जो मैंने आपको बताई वो ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। ग्लास में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। तालाब की तली थोड़ी सी ऊपर उठी दिखती है अपवर्तन के कारण। वस्तु या मछली पानी के अंदर है, वो अपनी स्थिति से थोड़ी ऊपर उठी दिखती है अपवर्तन के कारण। सबका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। कारण ये है कि जब हम वायु से पानी में स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी वर्चुअल इमेज थोड़ी सी ऊपर बनती है, उसकी आभासी इमेज थोड़ी ऊपर बनती है, इसलिए वो वस्तु वहां ऊपर दिखाई देती है। ये अपवर्तन है। अब अपवर्तन में 2 चीजें और होती हैं। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। यदि ये माध्यम दूसरा नहीं होता, केवल वायु होता, तो ये प्रकाश की किरण सीधी जाती, यानी विरल से सघन में एक ही माध्यम होता तो सीधी जाती। लेकिन चूंकि इसका माध्यम बदल गया है इसलिए अभिलंब की ओर ये झुकती है। इसका मतलब है कि इस स्थिति में I इज ग्रेटर देन R। आपतन कोण का मान, I का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। दूसरी स्थिति, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में वो ट्रेवल करती है, तो वो इस अभिलंब से नॉर्मल से दूर हटती है। इसका मतलब ये है कि R इज ग्रेटर देन I होता है। उस समय अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होता है। दोनों स्थितियों को समझ लीजिए। यदि आपसे किसी खाली स्थान में, किसी विकल्प में, किसी ऑब्जेक्टिव में ये कहा जाता है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो आज हमने जो अध्ययन किया, मैंने आपको बताया, पहली बात दर्पण समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। परावर्तन जनरल बात है, वो आप जानते हैं। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़िए, दर्पण समीकरण को दोहराइए, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। साथ ही प्रकाश के रेखीय आवर्धन को, दर्पण से रेखीय आवर्धन के डेरिवेशन को करिए और अपवर्तन को समझिए। अपवर्तन के नियमों को हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।